चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं बेहद ख़ास मुद्दे के साथ। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन लोगों को फॉलो करते हैं या आप बाज़ार में पैसे कमाना चाहते हैं और इसके लिए आप सभी की सलाह सुनते हैं, तो अब थोड़ा सा आपको सजग हो जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। हम ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सेबी ने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके विज्ञापनों में दी जाने वाली चेतावनी उपभोक्ताओं के लिए स्पष्ट और समझने योग्य हो। विज्ञापनों में दी जाने वाली ये चेतावनी सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हो। निवेश से पहले योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होगा। अब कम से कम 10 फॉन्ट साइज में होने चाहिए ये तमाम विज्ञापनों की, जहां तक बात है, ताकि निवेशक उसे साफ साफ पढ़ सके। तो यहाँ पे तमाम तरह की गाइडलाइंस जो हैं वो निकाली गई है सेबी की तरफ से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्टों को लेकर। क्या कुछ निकाला गया है, क्या कुछ बातें सामने आई हैं और कैसे आपके लिए ये समझना ज़रूरी है, इसी पर बात करते हैं। श्रीराम सुब्रमण्यम, फाउंडर एंड एमडी इनगवर्न, हमारे साथ है। प्रांजल कामरा, सीईओ ऑफ एनर्जी वेंचर्स। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। क्लियरली हम सेबी की गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के लिए निकाली गई है, जहां पर बहुत सारी बातें कही गई हैं। ये एक बात जो कि जिससे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं वो ये है कि उपभोक्ता या निवेशक की जो कम जानकारी या अज्ञानता का फ़ायदा ना उठाया जाए और इसीलिए किसी भी तरह के दावे ना किया जाए, क्योंकि तरह तरह की कम्युनिकेशंस होती हैं। सेबी की गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि जिस भी तरह की विज्ञापन करते हैं, पैम्पलेट के ज़रिए कर रहे हो, सोशल मीडिया पे कर रहे हो, टीवी पर कर रहे हो, प्रिंट में कर रहे हो, आपके अखबारों में कर रहे हो, वेबसाइट पे कर रहे हो, वहाँ सब जगह ये गाइडलाइंस जो हैं वो लागू होती हैं। तो और ज़्यादा तवज्जो यहाँ पर श्रीराम जी मैं सोशल मीडिया को देना चाहूँगी, क्योंकि पैम्पलेट्स अधिकतर लोग आजकल नहीं छापते हैं। या तो लोग सोशल मीडिया पे बहुत लोगों को फॉलो करते हैं या तो फिर टीवी के ज़रिए लोगों को देखते हैं। जहाँ तक न्यूज़ चैनल्स की बात है तो ये काफ़ी अच्छे से रेगुलेटेड है और हम ऑब्वियसली पूरा वेट करके ही अपने जो मेहमान हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, उनकी जांच पड़ताल करके ही उनको अपने चैनल पर बैठाते हैं। लेकिन जो विज्ञापन डालते हैं ये, उनके बारे में जो गाइडलाइंस आई हैं वो कितनी सख्त है, क्या है? श्रीराम जी बताइए। पहले ये देखिए कि कोविड के बाद 10 गुना तक रिटेल इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर्स आए मार्केट में। तो इन लोगों के लिए ही एक चेतावनी है कि ये रिसर्च एनालिस्ट जो है या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है, उनका एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि ये है कि दो है, आपने बोला कि सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन में ही भी बैंक्स वगैरह वगैरह पैम्पलेट तो पकड़ा देते हैं। एंड ये पैम्पलेट सिर्फ ना यंगस्टर्स को, इवन ओल्ड पीपल, रिटायरीज जो है वो एफडी में पैसा है, उनको बैंक में गए तो बैंक वाले पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि आप बाजार में लगाओ, ये अश्योर्ड इनकम स्कीम है, ये गारंटीड ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब यूज करके उनको इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसीलिए ये होता है कि सेबी का गाइडलाइन अभी टाइमली है और ये डिफरेंशिएट करेगा जो अच्छा रिसर्च एनालिस्ट है और जो एक्चुअली अनरजिस्टर्ड या नॉन कंप्लायंट रिसर्च एनालिस्ट है, वैसा टाइप। बिल्कुल। मैं प्रांजल आपके पास आऊँ उससे पहले आगे दर्शकों को एक बार बता देते हैं हम कि किस किस तरह की गाइडलाइंस जो हैं वो जारी हुई हैं और कहाँ कहाँ पर रोक लगाई गई है। तो दर्शकों को यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि किसी भी तरह की सलाह जिसमें वो अपने आप को क्लेम करें कि वो बेस्ट हैं या नंबर 1 है, इसका इस्तेमाल जो है नहीं किया जाएगा विज्ञापनों में। अच्छा, विज्ञापनों में जो चेतावनी है वो निवेशकों के लिए स्पष्ट और समझने लायक तरीके से दी जानी चाहिए, जिसके लिए खासतौर से जो फॉन्ट साइज है उसको कहा गया है कि 10 फॉन्ट साइज की चेतावनी होनी चाहिए। अच्छा, ऑडियो विजुअल माध्यमों में चेतावनी को साफ और समझाने वाले हिसाब से, ताकि वो पढ़ा जाए किसी भी उपभोक्ता से, उस तरह से जानकारी दी जाए। इतना ही नहीं, किसी भी तरह की विज्ञापन का जब वो लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया है जिससे उनको अप्रूवल लेना होगा और विज्ञापन को जो है वो 5 साल तक संभाल कर रखना भी होगा, ताकि कभी भी अगर जांच हो तो वो पेश की जा सके। विज्ञापन में जो है अपना नाम, रजिस्टर्ड पता और तमाम जानकारियाँ जो हैं वो इनको अब से देनी होगी। और ये जो नियम कानून है जो गाइडलाइंस की हम बात कर रहे हैं, ये 1 मई से जो है वो लागू हो जाएंगे।
और जहाँ तक विज्ञापनों की बात है, विज्ञापन कहाँ छपते हैं? सर्कुलर्स, ब्रोशर, नोटिस, रिसर्च रिपोर्ट, टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोन या टेलीविज़न वाली जो बातचीत है, वहाँ पर ये जो गाइडलाइंस है वो लागू हो जाएंगी। तो क्लियरली किसी भी तरह के कंपटीशन स्कीम या गेम्स का भी हिस्सा ये नहीं हो सकते हैं जिसमें पैसे या गिफ्ट बांटने की बात शामिल हो। प्रांजल, बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया है और हर मायने में देखा गया है कि उपभोक्ता जो है, निवेशक जो है, उसका जो हित है उसकी सुरक्षा की जाए, ठीक है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या ये काफ़ी है? जी कविता, वाइल प्रिंसिपल में जो सेबी चाह रही है वो बहुत सही चाह रही है, इन्वेस्टर्स का हित चाह रही है, उन्हें बचाना चाह रही है, तो इन प्रिंसिपल डेफिनेटली सही कदम है। अगर कोई अपने आप को बेस्ट बोलता है, नंबर वन बोलता है, ऐसी इंडस्ट्री में जहां रोज लीडर्स बदलते हैं और जहां पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है, वहां खुद को नंबर वन बोलना या बेस्ट बोलना ये गलत तो है। अब इसमें दो चीजें हैं कि एक तो आज सबसे ज्यादा लोगों से मैं कहूं ठगी कौन करता है, जो एक्चुअली अनरजिस्टर्ड एडवाइजर है, जिसके बारे में सेबी को कुछ पता ही नहीं है, वो उनके एम्बिट में ही नहीं है। तो आई थिंक लगातार आईए और आरए पे जो मैं कहूंगा शिकंजा कसा जा रहा है, वो ठीक है, कुछ हद तक वाइबल है अगर कोई खुद को नंबर वन बोल रहा है और इस तरह की चीजें, लेकिन ज्यादा परेशानियां हैं लोगों को जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो सेबी को पता ही नहीं कि वो कौन कर रहा है। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दूं, हमारे खिलाफ अभी सेबी में एक कंप्लेन जाती है और उसमें ये होता है कि हमने किसी को ठग लिया, और हमने जब इंक्वायरी की, सेबी से बात की, तो पता चला किसी ने पंजाब से बैठ के हमारे नाम से किसी को फोन कर दिया और वो उससे पैसे ले लिए, हमारा नंबर भी यूज नहीं किया, हमारा ईमेल उसके पास नहीं था। तो ये अनरजिस्टर्ड लोग हैं, सबसे ज्यादा परेशान लोगों को ये कर रहे हैं। तो आई थिंक इन पे सबसे पहले कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये क्रिप्टो एफएनडो कुछ भी बेच देते हैं लोगों को। अब अगर रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की बात आए तो ज्यादातर चीजें इसमें बहुत सही हैं, 1 मई से लागू होगा। इसमें मुझे दो अभी क्लैरिटी मुझे पर्सनली लगती है कि लोगों को होनी चाहिए। पहला कि हम कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजमेंट को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, किस तरह के कम्युनिकेशन को एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा और किस तरह के कम्युनिकेशन को एजुकेशनल माना जाएगा, ये दोनों में डिफरेंशिएशन थोड़ा क्लैरिटी और चाहिए होगी। और दूसरा, ये जो एडवर्टाइजमेंट का अप्रूवल चाहिए, ये कितना फास्ट हो सकेगा, कितने दिनों का ये प्रोसेस होगा, कितनी जल्दी रिस्पांस मिलेगा, ये और क्या ये सच में पॉसिबल हो पाएगा या ये खाना पूर्ति बन के रह जाएगा जहां पर ईमेल करके दिया जा रहा है, वहां से जवाब नहीं आ रहा है। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिसपे अभी 1 तारीख है, अभी 20 दिन है, आई एम श्योर इन दो चीजों पे क्लैरिटी आएगी। बिल्कुल। श्रीराम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी प्रांजल की बात से सहमत हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी और क्लैरिटी की ज़रूरत है? नहीं, ये वो जो अप्रूवल प्रोसेस है वो सेबी ने आउटसोर्स किया है बीएसई एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड टाइप, एक बीएसई का सब्सिडरी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सब्सिडरी को। तो ऑब्वियसली जो टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं वो देखना पड़ेगा, एंड नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर, जो वो ढंग से बात कहे थे कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का तो इट्स इजी टू हैंडल देम। अनरजिस्टर्ड को जो हैंडल करना है और क्रैकडाउन करना है वो बहुत मुश्किल है। आप दिन भर एसएमएस आता है, दिन भर फोन कॉल्स आता है, अनरजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और ये आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आप पैसा डालो इसमें, हम आपको महीने में 30% दे देंगे, वैसा टाइप भी पैम्पलेट देखा हूं मैं। तो इन अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट को क्रैक डाउन करना ही फर्स्ट टास्क ऑफ सेबी होना चाहिए। एंड ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होगा, जो ये एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज तब रिसर्च इन्वेस्टर्स को लगेगा कि जो ऐसा फॉन्ट में डाला है, बड़ा फॉन्ट में डाला है, जो गारंटी नहीं करता है, वो सब रजिस्टर्ड है और वो सब सेबी के कंप्लायंट है। जो गारंटी करता है अभी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, जो छोटे छोटे फॉन्ट में लिखता है, वो सब लोग अनरजिस्टर्ड है करके इन्वेस्टर्स को लग सकता है। तो प्रांजल, अब यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि चलिए आपने इन विज्ञापनों पे तो
रोक लगा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सिस्टम को अगर हम और अच्छे से ट्रैक करें तो ऐसा नहीं है कि इन विज्ञापनों पर गाइडलाइंस आने के बाद जो धोखाधड़ी होती है लोगों के साथ उसमें किसी भी तरह की रोक आ जाएगी। काफ़ी हद तक आप अंकुश लगा पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं, ऐसे उपभोक्ता हैं जो इस तरह की सलाह चाहते हैं, तो आपको भी खुद का कहीं ना कहीं होमवर्क करना होगा, क्योंकि ऐसे तरह के लोगों की तो भरमार है प्रांजल। अगर हम सोशल मीडिया की ही एक केवल बात कर लें तो यहाँ पर तो हर कोई देखो तो आपको शॉर्टकट में पैसे कमाने के टिप्स देता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इससे पहले कि आप किसी की सलाह माने, क्योंकि बात आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई की हो रही है। बिल्कुल, तो अगर मैं स्पेसिफिकली सोशल मीडिया की बात करूं कविता, तो मैंने 2 रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई किए हैं कि आप जेन्युइन और फेक में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। एक, अगर कोई आपको लाइफस्टाइल सेल कर रहा है, ना कि अपनी नॉलेज आपको दे रहा हो। जैसे मैं कईयों को देखता हूं, अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स बिल्कुल, और मर्सिडीज के साथ फोटो खिंचाएंगे, 5 स्टार होटल से दिखाएंगे कि ये पैसा मैंने स्टॉक मार्केट से कमाया और अब देखो मैं सिंगापुर घूम रहा हूं, मैं दुबई घूम रहा हूं। दुनिया का कोई भी जेन्युइन एडवाइजर इस तरह से लाइफस्टाइल बेच के क्लाइंट्स अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है, किसी भी एडवाइजर को, वो कोई इन्वेस्टर हो, कोई एंटरप्रेन्योर हो, कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स हमेशा नहीं रहते हैं, वॉलेटाइल होता है। तो आप लोगों को कुछ ऐसा मत दिखाओ जो उल्टा कल को आपको भारी पड़े। समझदार लोग जो जो सच में ये काम जानते हैं, अच्छे से कर रहे हैं, जिनको अपनी रेपुटेशन की, अपनी कंपनी की और कंप्लायंसेस की फिक्र है, वो इस तरीके से फोमो और पैसों का लालच देख के लोगों को नहीं बुलाएंगे। दूसरा, अगर कोई इस तरह का है सोशल मीडिया में जो हर ट्रेंड के पीछे भाग रहा है, जैसे जब क्रिप्टो है तो क्रिप्टो की तारीफ हो गई, जब कोई और नया एसेट क्लास आया तो उसकी तारीफ हो गई, हर नए एसेट क्लास की, हर आईपीओ की तारीफ हो रही है, हर एनएफओ की तारीफ हो रही है। तो जो भी बिक रहा है या जो भी ट्रेंडिंग है, अगर उसकी लगातार तारीफ हो रही है और उससे उसने कितना पैसा कमाया, उसके स्क्रीनशॉट्स अगर सोशल मीडिया में डाले जा रहे हैं, कोई भी समझदार एडवाइजर इस तरह से अपने गेन्स को फ्लॉन्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मैं बेस्ट एडवाइजर भी हो जाऊं तो भी 10 में से 4 बार मैं भी गलत होने वाला हूं। तो अगर कोई अपने आप को 10 में से 8 बार सही दिखा रहा है, 10 में से 9 बार सही दिखा रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि वो आपके साथ धोखाधड़ी करने वाला है। स्टॉक मार्केट में 10 में से 6 बार भी अगर कोई सही हो रहा है तो वो बहुत अच्छा एडवाइजर है। बिल्कुल। श्रीराम जी, क्यों ज़रूरी है कि इस तरह के विज्ञापनों में गाइडलाइंस आने के बाद भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए? नहीं, ये ऑब्वियसली देखिए, इन्वेस्टर एजुकेशन तो बरकरार रहना चाहिए। एक तरफ सेबी के नए नए इन्वेस्टर्स आते रहेंगे मार्केट में, और नए नए फ्रॉडस्टर्स भी आते रहेंगे। तो ये सब सिर्फ ये एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइन से हल नहीं हो सकता है। इट्स नॉट अ सिल्वर बुलेट फॉर एवरीथिंग, राइट? ये दिस विल नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। दिस विल ओनली सॉल्व सम, to some extent, some of the investor education and problems की इन्वेस्टर को चेतावनी दे कि ये अच्छे रिसर्च एनालिस्ट है और एटलीस्ट सेबी कंप्लायंट रिसर्च एनालिस्ट है, नहीं है वैसा टाइप। तो दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट। और ये ऐसा नहीं कि ग्राउंड ब्रेकिंग रेगुलेशन है, ऐसा नहीं। ये इट ऑलवेज एग्जिस्टेड इन सम फॉर्म और द अदर। ये अभी मॉडिफाई होके सोशल मीडिया को भी कवर कर रहा है, फॉन्ट साइज बता रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो सब गारंटीड रिटर्न नहीं दे सकते। ये सब थोड़ा थोड़ा ट्वीक्स आया हुआ है। श्रीराम जी, अगर वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट जो इन गाइडलाइंस के तहत काम नहीं करते हैं, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी, किस तरह का जुर्माना होगा, ज़रा इस बारे में बताएं। सेबी ने इस रेगुलेशन में स्पेल आउट नहीं किया, बट ऑब्वियसली वन सेबी नॉर्मल एक्शन जो करता है, फाइन से लेता है, शोकॉज नोटिस भेजता है, फाइन करता है, उसके बाद वर्स्ट केस ऑब्वियसली लाइसेंस को रिवोक कर सकता है सेबी। तो 3 ये है। ऑब्वियसली फाइन इज वेरी नॉमिनल हो सकता है या बहुत ज्यादा भी हो सकता है, और लाइसेंस रिवोक करना तो ऑब्वियसली रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का रोजी रोटी छीन लेना वैसा हो जाएगा। तो इसीलिए उस हिसाब से सेबी का पावर्स तो बहुत ज्यादा ही है उस हिसाब से।
प्रांजल, अगर किसी उपभोक्ता को, किसी निवेशक को शिकायत करनी हो तो क्या उसका कोई प्रावधान, क्या कोई जरिया? जी, वो तो हमेशा से एग्जिस्ट करता ही है। सेबी स्कोर्स करके पोर्टल है, वहां पे जाके आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी, ना सिर्फ आरआईए, आरए, पीएमएस, ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी इंटरमीडियरी के खिलाफ अगर आप कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वहां जा सकते हैं। यहाँ पे एक और फिर से जरूरी बात और एक गैप जो बहुत बड़ा है कि ज्यादातर गलतियां, क्योंकि क्या होता है ना, ज्यादातर अभी रिसेंटली हमने देखा पीएमएस गाइडलाइन भी थोड़ी और स्ट्रिक्ट हुई है, तो रेगुलेटेड एंटिटीज जो हैं दे हैव टू मच टू लूज। तो ये लोग थोड़ा इधर उधर रेगुलेटरी बॉर्डर के आसपास जाते हैं, कभी ग्रे एरिया में जाते हैं, लेकिन आउटराइट फ्रॉड रजिस्टर्ड एंटिटीज नेग्लिजेंस कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉड बहुत रेयर करते हैं। फ्रॉड ज्यादा होता है अनरजिस्टर्ड लोगों के साथ, और जब वो होता है ना, तो एक आम उपभोक्ता के पास कोई जरिया नहीं है। क्योंकि अगर आप सेबी के पास जाओगे तो सेबी के अगर आप कंप्लेंट दायर करने जाओगे तो वो एंटिटी ही नहीं है पोर्टल में, ना आप उस पोर्टल के खिलाफ अगर कुछ लिखोगे तो सेबी बोलेगा ये अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, आप पुलिस में जाइए, और पुलिस बोलेगी ये तो आर्थिक अपराध है, इसके लिए अलग शाखा है, आप वहां जाइए या सेबी के पास जाइए। तो अनरजिस्टर्ड लोगों के साथ जब डीलिंग होती है तो एक उपभोक्ता सच में फंसा रह जाता है, और तब उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो प्रांजल, अब हमें ये बताएं कि जब आप किसी एडवाइज़र को या एनालिस्ट को फॉलो भी कर रहे हैं, तो उनके केस में हमें किस तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए कि ये शख्स जेन्युइन है? राइट तो देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल है। सेबी का जो पोर्टल है, सारी इंटरमीडियरीज एंटिटी वाइज, कैटेगरी वाइज लिस्टेड है। तो अगर कोई आरआईए है तो आरआईए की अल्फाबेटिकल लिस्ट है, आरए है तो आरए की अल्फाबेटिकल लिस्ट है। ना सिर्फ ये, उसका कंप्लायंस ऑफिसर कौन है, उसमें रिसर्च हेड कौन है, प्रिंसिपल ऑफिसर कौन है, कंपनी का एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, और ईमेल क्या है। तो अगर वो ईमेल से फोन नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि मुझे इस फोन नंबर से फोन करिए तो वेरीफाई होगा, या ये जो वेबसाइट पे ईमेल मेंशन्ड है मुझे उस ईमेल से ईमेल आएगा तो ही मैं मानूंगा कि ये एंटिटी वही है। तो इस तरह से, क्योंकि हर रजिस्टर्ड एंटिटी का डेटा पूरा पब्लिक डोमेन में है, इनफैक्ट इतना आपको नहीं करना है, जिस कंपनी से आप सर्विस लेना चाहते हो उनकी वेबसाइट पे चले जाइए, उनकी वेबसाइट पे वो जो बोल रहे हैं कि ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, इससे फोन आएगा तो ही उठाइए, या ईमेल ये हमारा है और वेबसाइट पे चैट सपोर्ट है। इन 3 मीडियम के अलावा अगर कंपनी की वेबसाइट पे भी कोई बोलता है कि आप ना अभी रहने दो, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूं, और फिर किसी वेबसाइट के अलावा किसी नंबर से फोन आता है, वो चाहे कुछ भी बोले, प्लीज उस पर भरोसा मत करिए। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट अगर कोई विज्ञापन करते हैं तो वो इन गाइडलाइंस के अधीन होंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप बतौर निवेशक, उपभोक्ता, क्योंकि आप अपने पैसे, अपनी गाड़ी कमाई लगा रहे हैं, तो कुछ होमवर्क, कुछ तैयारी, कुछ जांच अपनी तरफ से भी करें। अगर आप किसी को फॉलो करना चाहते हैं, किसी की सलाह, रिकमेंडेशंस को आप फॉलो करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा और जानें, देखें कि वो किस तरह से तमाम रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अधीन रहकर ही काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर